हम पढ़ रहे हैं अतुल कुमार राय द्वारा लिखी गई पुस्तक चांदपुर की चंदा। इसका हमने कल 16वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 17वां अध्याय पढ़ते हैं। जहां शरीर का आकर्षण खत्म होता है, वहां प्रेम का सौंदर्य शुरू होता है। फिर प्रेमी करीब रहे या दूर रहे, वो मिले या बिछड़ जाए, बिना इसकी परवाह किए वहां प्रेम किया जा रहा होता है। एक ऐसा बेशर्त प्रेम जहां प्रेम मांगना नहीं, प्रेम देना ही मुख्य कार्य बन जाता है। तभी तो खाने से पहले उसकी याद आती है कि उसने खाया होगा कि नहीं। जागने से पहले एक बार सोचा जाता है कि रात को उसे नींद आई थी कि नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि थकान उसे होती है तो अपने पैर भी दुखते हैं, भूख उसे लगती है और खाया खुद नहीं जाता है। शायद प्रेम की तमाम फिल्मी परिभाषाओं से अलग ये प्रेम की सबसे उदात्त परिभाषा है। यही प्रेम की संवेदनशीलता है, यही प्रेम की ऊर्जा है। यही ऊर्जा आत्मा के लिए ईंधन का काम करती है। ये ईंधन न हो तो आदमी सूखने लगता है। इधर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, पिंकी महसूस करती है कि मंटू का प्रेम उसके बुझते जीवन के लिए सबसे बड़ा ईंधन था। जिस ईंधन के सहारे पिंकी ने जीने की वजह पैदा कर ली थी, लेकिन आज वो सारी वजहें सूखकर निराशा की पोटली में बंद हो चुकी है। और कोई ऐसी तरकीब नहीं है जो उसकी इस बंद पोटली की गांठ को खोल दे। बस यही कारण है कि वो आज आधी रात को घर से भाग जाना चाहती है। चाहती है सरयू किनारे खड़े होकर खूब चिल्लाना, या फिर रोकर कहना कि ए मंटू, चलो ना नाव खोलो, अपनी चंदा को चांदपुर से दूर करो। लेकिन नहीं, पिंकी यही करेगी, घर से भाग जाएगी। क्या इतनी कमजोर है वो? नहीं नहीं, घर से भागना कायरों का काम है। पिंकी को सम्मान के साथ चांदपुर से विदा होना है, सम्मान के साथ। लेकिन कैसे? बस यही तो पता नहीं है। आखिर एक अकेली लड़की इस समाज की क्रूर वर्जनाओं से कैसे लड़ाई लड़ेगी? आजकल मन इन्हीं द्वंद्वों में उलझा रहता है, और देखते ही देखते इस नन्ही गौरैया का पंख उस द्वंद्व की जाल में फड़फड़ाने लगता है। न कहीं जाने का मन करता है, न किसी से बतियाने का। बस सुबह और शाम चूल्हा जलाती है, बुझाती है, लेकिन ये नहीं समझ पाती है कि उसके भीतर जो आग है वो कब बुझेगी। आज जब से उसने मंटू की चिट्ठी पढ़ी है, तब से न जाने क्यों बाढ़ में बह चुकी उसकी किताबें, उसके तमाम नोट्स और उसकी कविताएं, वो महादेवी जी के चित्र, मेहंदी की डिजाइन सब बहुत याद आ रहे हैं। ऐसा लगता है किसी ने एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में उसे पकड़ा दिया है। रात के 9:30 बज रहे हैं। अचानक दरवाजे से चाचा ने पुकारा, पिंकिया रे, पिंकिया। पिंकी की तंद्रा टूट गई। डरते सकुचाते उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे के बाहर टिन शेड में उमेश चाचा गाय के लिए धुआं कर रहे हैं। पिंकी ने धीरे से पूछा, का चाचा? जल्दी खाना बनाओ, एक जगह जाना है। ठीक है चाचा। इतना कहकर पिंकी भीतर चली आई। आजकल चाचा के थके हारे हताश चेहरे को देखकर उसे बहुत दया आती है। एक अपराध बोध घिर आता है। खुद को कोसने बैठ जाती है। ऐसा लगता है कि उसे कोई अधिकार नहीं है किसी को कष्ट देने का, अपने एक अदद सुख के लिए किसी का दिल दुखाने का। वो परेशान है कि आज 20 दिन से चाचा दिन भर साइकिल से घूम घूम कर उसके लिए लड़का खोज रहे हैं। हर जगह बातचीत लेन देन पर आकर रुक जा रही है। ऊपर से गांव भर में बदनामी हो जाने के कारण ब्याह काटने वाले और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। परसों सांझ चाचा लौटे तो किसी ने सलाह दिया है कि अगर दहेज की रकम डबल देने की तैयारी कर लो तो ब्याह नहीं कटेगा। बस इस सलाह को सही मानकर वो कर्जा खोजने निकल गए। सुबह से शाम तक कई जगह जाकर पूछा कि है कोई चांदपुर में जो उमेश चौधरी का खेत रेहन लेकर दहेज की रकम का इंतजाम कर दे। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आखिर कौन खेत लेगा जी? चांदपुर दियर में खेत होने से अच्छा है खेत न होना। ऊपर से कल सांझ को दीना की मेहरारू ने चाचा के सामने ही चाची को सलाह दिया, हे मैना, तुम अपना झुमका क्यों नहीं बेच देती? उमेश गाय बेच दे। बलिहार में एक अच्छा लड़का है, थोड़ा बहुत दे देंगे तो पिंकी जीवन भर खुश रहेगी। ये सुनते ही उमेश तैयार हो गए, लेकिन चाची ने उमेश की 7 पुश्त की बहनों का हिसाब किताब 1 मिनट में कर दिया। तुम ही बड़का दयालु बने हो, उस छिनार के लिए गाय बेचोगे। ससुराल में सुख किस्मत से मिलता है, दान दहेज से नहीं। हमारे भी बाप ने तो तुमको 21,000 नगद और एक साइकिल दिया था।
कौन सा इंद्रासन लगा दिए हमको। पूनमी के ब्याह में इसी तरह खेत बेचा गया था। कितनी खुश है देख लो। कान खोलकर सुन लो, हम इस हरजाई के लिए हम एक टूटी हुई चूड़ी नहीं बेचेंगे। झुमका तो बड़ी दूर की बात है। चाची बोलती रही। चाचा सिर झुकाए सुनते रहे। दीना बो उठकर चली गई। खाना बना रही पिंकी चूल्हे के सामने बैठकर रोती रही। पूनम ने खटिया में अपना सर छिपा लिया। आजी और माई एक दूसरे का मुंह देखती रही। लेकिन मामले को संभालने के लिए बड़ी देर बाद उमेश ने कहा, रेवती वाला लड़का ठीक है, बस पिंकी से 20 बरिस बड़ा है। उसकी पहली बीवी मर गई है। वो तो तैयार है ब्याह करने के लिए। कह रहा है एक पैसा मत देना। लेकिन दीना कह रहा है कि वो एक नंबर का पियक्कड़ है। चाची का गुस्सा फिर बढ़ गया। बड़ाई तो सुने थे ना तुम रमेसर के दामाद का। गांव में उसका भी तो हल्ला था कि लड़का विकास भवन में नौकरी करता है, 500 ऊपरवार कमाता है। ऐसा दामाद आज तक किसी अहिराने में नहीं आया। लेकिन जाकर देखो, आज रमेसर और रमेसर बो मरने के कगार पर खड़े हैं। गांव की सुनोगे तो गांव से विदाई हो जाएगी। हमको अब किसी भी कीमत पर इस रंडी को घर बैठाकर इज्जत का ढिढोरा नहीं पिटवाना है। आज पूरा गांव जान गया है कि रमेसर बो की बहन के लड़के मंटुआ के साथ ई कौन लीला रचा रही है। बस 10 दिन के भीतर इसका ब्याह तय न हुआ तो या तो घर में तुम रहोगे या हम। उमेश से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। थोड़ी देर में लगा कि सिर आज ही फट जाएगा। पिंकी और पूनम को कंपी छूट गई। पास पड़ोस वालों के कान खड़े हो गए। इसी बीच अचानक ढोलक झाल की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज झांझा बाबा के दालान से आ रही थी। खबर थी कि बाबा की मेहरारू का तबीयत एकदम बिगड़ गया है। उनके प्राण छूटने वाले हैं। इसलिए आज दालान में सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। उमेश किसी घायल लहूलुहान पक्षी की तरह खुद को घसीटते हुए अब बाबा की दालान में जाने को तैयार हो गए। तब तक किसी ने दरवाजे से आवाज दी, ए उमेश चाचा, बाढ़ो। आवाज सुनकर उमेश बाहर आ गए। आकर देखा कि 4-5 लोग खड़े हैं। एक नई सी सुगंध आसपास फैल रही है, लेकिन अंधेरा होने के कारण चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तभी किसी ने उमेश के मुंह पर टॉर्च जला दिया। हम हैं चाचा डब्लू सिंह, नहीं पहचाने का। उमेश ने हाथ जोड़ लिया। अरे डब्लू बाबू, आइए आइए। ए चाचा, बैठने का टाइम नहीं है। बस ये कहना था कि हमको आज कहीं से पता चला कि ब्याह के लिए उमेश खेत रेहन रख रहे हैं। आज के बाद खेत रखने की जरूरत नहीं है। पिंकिया की शादी हम एकदम फ्री में करा देंगे। बस प्रधानी का चुनाव हो जाने दीजिए। 151 कन्याओं की शादी विधायक जी ने थाना है। उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आज से एक पैसे का टेंशन नहीं लेना है। तुम चाहो तो उसी में पूनमी का भी ब्याह कर सकते हो। खेत वेत रखने की सोचना भी मत। क्या समझे? एक झटके में उमेश हाथ जोड़ लिए। ऐसा लगा कि घने अंधेरे में किसी जुगनू ने खुद को चमका दिया हो। देखते ही देखते घर से चाची निकल आई और डब्लू नेता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ए डब्लू बबुआ, पिंकिया की शादी करा देंगे तो सिर्फ इस बार नहीं, जीवन भर हम आपको ही वोट देंगे। डब्लू नेता मुस्कुराने लगे। बस चाची, चुनाव निशान खटिया है और डेट तो याद है ना? चाची ने हंसकर कहा। बबुआ, सब याद है। नन्हकू वो नाक रगड़ रही है, लेकिन हमारा घर आपको ही वोट देगा। लेकिन बबुआ, बस इस बरियार गृह से मुक्ति दिला दीजिए। डब्लू नेता ने चाची को फिर आश्वस्त किया। बस चाची, आशीर्वाद बनाए रखना है और जैसे जैसे हम कहेंगे करना है। इतना कहकर डब्लू नेता दूसरे घरों की तरफ चले गए। इधर देखते ही देखते चाची की खुशी आसमान छूने लगी। उन्होंने झट से उमेश को आदेश दिया, सुनो, कल रेवती वाले लड़के से जाकर बात कर लो और बोल दो कि हम सामूहिक विवाह में शादी करने के लिए तैयार है। दान दहेज, पलंग, कपड़ा लत्ता सब विधायक जी देंगे। अब एक पैसा का टेंशन नहीं लेना है। बस डब्लू बबुआ को जिताना है। उमेश ने सिर हिलाया और धीरे से बाबा की दालान का रुख कर लिया। इधर पिंकी रोते हुए जमीन पर गिर गई। पूनम ने उसे गोद में उठा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे के आंसुओं को पोंछने लगी। घड़ी ने 10 बजा दिया। कहीं दूर कुछ कुत्ते भौंकने लगे। कुछ शराबियों की आवाजें आने लगी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एक 2 3 4 डब्लू भैया आपकी बार। तो ये था इस पुस्तक 17वां अध्याय।
कल हम इसका 18वां अध्याय पढ़ेंगे।